यह एक ऐसा एनकाउंटर था जिसने उस समय की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इस एनकाउंटर में कई बड़े आईपीएस अधिकारी और पॉलिटिशियन टारगेट में आ गए थे, खासकर उस समय के गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह और आज के अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह। नमस्कार, मैं आज बात कर रहा हूँ सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की। सोहराबुद्दीन शेख नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। इसका पैतृक गांव राजस्थान में होता था। यह इसी छोटे से गांव से आता था। यह एक तरह से अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अपराध इसके फितरत में हुआ करती थी। इसने अपने ही जैसे अन्य अपराधियों को जोड़कर एक गैंग तैयार किया था, जो कि यह अपराधी गैंग सोहराबुद्दीन के आदेशानुसार आपराधिक कार्यों को अंजाम देता था। मतलब जैसे किसी को धमकाना, उगाही करना, उनकी सुपारी लेना। सोहराबुद्दीन इसी क्रम में सोहराबुद्दीन का एक खास आदमी था जिसका नाम तुलसी प्रजापति होता था। सोहराबुद्दीन के आदेश पर कहां से उगाही करना है, किसको धमकाना है, इन सभी काम को अंजाम तुलसी प्रजापति ही सोहराबुद्दीन के निर्देशानुसार किया करता था। वक्त के साथ सोहराबुद्दीन का नाम होता जा रहा था क्योंकि इसके संपर्क अंडरवर्ल्ड से भी होने लगे थे, लिहाजा इसकी दमक अपराध जगत में काफी होने लगी थी। इसका इनकम का मुख्य स्रोत गुजरात और राजस्थान के मार्बल व्यापारियों से उगाही करना होता था। घटनाक्रम यह है, जैसा कि आप जानते हैं, सोहराबुद्दीन एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था ही नहीं, बल्कि यह इसका पेशा भी था। होता यह है कि राजस्थान और गुजरात के व्यापारी सोहराबुद्दीन के आतंक और अपराध एवं अवैध वसूली से तंग आ चुके थे। उनका स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करना मुश्किल हो गया था। यह अपने दबंगई के आगे बड़े से बड़े व्यापारियों से वसूली करने लगा था। एक बार सोहराबुद्दीन ने राजस्थान के बहुत बड़े व्यापारी आर.के. मार्बल, जिसके ऑनर थे बिमल पाटनी, सोहराबुद्दीन ने बिमल पाटनी को धमकाकर एक बड़ी रकम वसूलने की कोशिश की, बल्कि उसने वसूल भी ली। क्योंकि बिमल पाटनी मार्बल लॉबी में एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम था, लिहाजा इस बार बिमल पाटनी के साथ मिलकर सभी मार्बल व्यापारी एक हो गए और मार्बल व्यापारी सोहराबुद्दीन के खिलाफ शिकायत करने का निश्चय करते हैं और इसके आतंक से मुक्त कैसे हो यह सोचते हैं। और इसी प्लान के तहत उस समय के राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के पास जाते हैं। मार्बल व्यापारियों की बात सुनकर गुलाब चंद कटारिया सभी व्यापारियों को लेकर गुजरात अहमदाबाद के गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं और शिकायत करते हैं कि सोहराबुद्दीन का आतंक काफी होता जा रहा है, जिससे कि मार्बल व्यापारियों को धंधा करना मुश्किल होता जा रहा है। अमित शाह सभी की बात ध्यान से सुनते हैं और आश्वस्त करते हैं कि कुछ किया जाएगा। अमित शाह यह केस हल करने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुख डीसी बंजारा को देते हैं। उस समय डीसी बंजारा ने बहुत सारे अपराधियों के एनकाउंटर किए थे। डीसी बंजारा सोहराबुद्दीन केस लेते ही तुरंत एक्शन में आते हैं और अपनी एक्सपर्ट टीम को लगाते हैं। पहले ही क्रम में डीसी बंजारा को यह सूचना मिलती है कि सोहराबुद्दीन के खिलाफ जितने भी केस थे वह सभी राजस्थान में है और गुजरात में इसके खिलाफ एक भी मामले नहीं। अब क्या किया जाए? अभय चूडामास, जी यह नाम है क्राइम ब्रांच के चीफ का, अभय चूडामास, जिसके सरपरस्ती में ही सोहराबुद्दीन फल फूल रहा था। दरअसल सोहराबुद्दीन ही अभय चूडामास का खास दाहिना हाथ था। किससे कहां कब कैसे पैसा वसूलना है, उगाही करना है, धमकाना है, इन सभी की जानकारी क्राइम ब्रांच के प्रमुख अभय चूडामास ही सोहराबुद्दीन को दिया करते थे। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराध और अपराधी की जड़ कहां पर है। अब होता यह है कि अभय चूडामास जब यह देखते हैं कि सोहराबुद्दीन के खिलाफ मार्बल लॉबी एक हो चुकी है और सोहराब का फंसना लगभग तय है, उन्हें महसूस होता है कि कहीं इसकी आंच उन तक न पहुंच जाए और अभय चूडामास, क्राइम ब्रांच प्रमुख और डीसी बंजारा मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान यह है कि सोहराब के खिलाफ गुजरात में कोई केस तो है नहीं, इसके सारे केस राजस्थान में, तो हमें किसी तरह फंसाकर गुजरात लाएं और फिर वहीं इसको निपटाने का काम करते हैं। अब प्लान के मुताबिक अभय चूडामास सोहराबुद्दीन को सूचित करते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद में एक व्यापारी है रमन पटेल, उसे धमकाना है और धमकाकर पैसे वसूलने। चूँकि सोहराबुद्दीन अभय चूडामास के साथ मिलकर ही काम करता था, लिहाजा उसने हामी भर दी और हाँ कर दिया। प्लान के मुताबिक सोहराब गुजरात के व्यापारी से पैसे लेने जाता और क्राइम ब्रांच उसका वहीं एनकाउंटर कर देती। लेकिन प्लान के मुताबिक उस दिन पैसा लेने के लिए गुजरात वह खुद न जाकर अपने दो खास गुर्गों को भेजता है। उनमें दो आदमी जो सोहराब के खास भरोसेमंद होते हैं, पहला तुलसी प्रजापति और दूसरा सिल्वेस्टर। ये दोनों अहमदाबाद जाते हैं और कुछ कारणवश यह रमन पटेल के ऊपर गोली चलाते हैं। अच्छा, क्राइम ब्रांच यही चाहती थी, यह गोली चलाते हैं और क्राइम ब्रांच मौके की ताक पे थी और दोनों को गिरफ्तार कर
लिया जाता है। दोनों अपने बयान में स्वीकारते हैं कि हमें यह अवैध वसूली के लिए सोहराबुद्दीन ने भेजा है। पुलिस यही बयान चाहती थी। प्लान के मुताबिक गुजरात अहमदाबाद में सोहराब के खिलाफ पहला मामला दर्ज हो जाता है। तुलसी प्रजापति जो सोहराब का खास था और पकड़ा जाता है। पुलिस उसे कहती है अब तुम हमारे लिए काम करो, मतलब बने रहो सोहराब के खास, लेकिन उसकी सभी गतिविधियां पुलिस को बताओ। अब तुलसी प्रजापति पुलिस के लिए काम करने लगता है, लेकिन इन सब के बीच सोहराबुद्दीन को इन खबरों की जानकारी लग जाती है कि जो अभय चूड़ामास क्राइम ब्रांच के हैं वह सोहराब के साथ गेम खेल गए हैं और अब सोहराब को खतरा भांपते हैं। सोहराब राजस्थान से भागकर गुजरात आकर छुप जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन सोहराब को तुलसी प्रजापति के बारे में अभी कुछ नहीं पता चलता कि अब तुलसी प्रजापति उसके लिए नहीं बल्कि पुलिस के लिए काम करने लगा है। एक दिन तुलसी प्रजापति पुलिस को सूचना देता है कि सोहराब हैदराबाद निकलने वाला है और हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जाना है। सोहराबुद्दीन अपनी पत्नी कौसर बी के साथ हैदराबाद से सांगली के लिए रवाना होता है बस के द्वारा। जब पति पत्नी बस से सांगली जा रहे थे और रास्ते में थे, उसी वक्त डीसी बंजारा की टीम गुजरात की सीमा में बस को रात के अंधेरे में रोक लेते हैं और सोहराबुद्दीन की पहचान कर बस से खींचकर बाहर लाया जाता है। बस में अन्य यात्री भी थे और सब यह अपनी आंखों से वह भी देख रहे थे और भांप रहे थे। लेकिन जैसे ही सोहराब को ले जाने लगते हैं, सोहराब की बीवी कौसर भी जबरदस्त विरोध करती है। अब तक पुलिस का इरादा सिर्फ सोहराब को ले जाने का था, लेकिन सोहराब की बीवी कौसर बी जब विरोध करने लगी तब मजबूरन पुलिस को सोहराब की बीवी कौसर बी को भी ले जाना पड़ता है, क्योंकि वह ज्यादा शोर शराबा करने लगी थी। अब पुलिस के पास 3 लोग थे, सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी और तुलसी प्रजापति जो पहले से ही गाड़ी में बैठा हुआ था पुलिस की गाड़ी में। 23 नवंबर 2005 को तीनों को एक गाड़ी में बिठाकर अहमदाबाद के नजदीक एक डिसा फार्म हाउस होता है। आपको बताते चलें कि यह जो एरिया कहलाता है यह क्राइम ब्रांच के डीसी बंजारा का पैतृक गांव है। ठीक आगे चलते हैं। 23 के बाद अब 24 और 25 2 दिन तीनों को फार्म हाउस में रखते हैं। 26 नवंबर 2005 सुबह दिनेश सेमन उदयपुर के एसएसपी को भी बुलाया जाता है। अब सभी मिलकर सोहराब के खिलाफ एनकाउंटर की प्लानिंग करते हैं। 26 नवंबर 2005 को गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम और राजस्थान क्राइम ब्रांच की टीम सोहराब को बाहर ले जाती है। फार्म हाउस में अभी तक तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर भी अभी भी हैं, अलग अलग कमरे में मौजूद होते हैं। सोहराब को अहमदाबाद के पास एक टोल नाका पड़ता है और वह इंटीरियर एरिया देखकर वहां रोका जाता है। अब काम शुरू होता है। एक बाइक मंगाई जाती है और एक कांस्टेबल को कहा जाता है कि तुम्हें इस चलती बाइक से छलांग लगाना है। योजना के हिसाब से बाइक में कांस्टेबल बैठता है और छलांग लगाता है। छलांग लगाने पर कांस्टेबल के हाथ की कोहनी और पैर के घुटनों पर चोट आती है। अब सेम पोजीशन में सोहराबुद्दीन को जिस गाड़ी में लाया जाता है पुलिस की गाड़ी में, उसमें बिठाया जाता है। अब चलती गाड़ी से दरवाजा खुलता है और चलती गाड़ी से सोहराबुद्दीन को धक्का मारा जाता है। सोहराबुद्दीन गाड़ी से गिरता है और उसे भी हाथ और कोहनी और पैर के घुटनों में चोट आती है। इसके बाद सोहराबुद्दीन को पुलिस ने 8 गोली मारी और सोहराबुद्दीन इस तरह मारा जाता है। अगली सुबह मीडिया में शोर मचता है कि एक नामी गैंगस्टर मारा गया जो अपने अपराध के लिए कुख्यात और चर्चित, जिसके अवैध वसूली और गुंडागर्दी से लोग परेशान थे। अब इधर फार्म हाउस पर आते हैं। अभी यहाँ फार्म हाउस पर कौसर बी सोहराब की बीवी मौजूद थी। प्लान यह था कि कौसर बी को छोड़ देना था, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ एक तरह से कौसर बी उसकी आई विटनेस हो गई थी, मतलब उसको छोड़ना और मुसीबत में मोल लेना। सभी क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी डीसी बंजारा, दिनेश एमन और अभय चूड़ामास, ये सभी आला अधिकारी आपस में सलाह करते हैं और नतीजे के रूप में निर्णय लिया जाता है कि कौसर बी को छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि 23 नवंबर को जब बस से सोहराब को उतारा गया था और फिर उसे डिसा फार्म हाउस लाया गया था, इन सब की एक तरह से कौसर बी अहम गवाह बन चुकी थी, जो कि पुलिस के लिए एक मुसीबत थी। नतीजन कौसर बी को भी फार्म हाउस से निकाला जाता है और डीसी बंजारा के पैतृक गांव ले जाकर उसका भी कत्ल कर दिया जाता है और इस तरह से पुलिस ने एक आई विटनेस को वहीं निपटा दिया। अब बचता है तुलसी प्रजापति। तुलसी प्रजापति को पुलिस ने हड़काया और कहा कि हम तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं और अब तू सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर का गवाह है। क्योंकि तुलसी प्रजापति पहले से डरा हुआ था, इसलिए वह शहर से तैयार हो गया और तुलसी प्रजापति को गवाह बनाकर छोड़ दिया गया। यहाँ सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी लापता थी। उसके भाई
और रिश्तेदार लगातार उसकी खोज कर रहे थे। इन सब मामलों में होता यह है कि सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर को लेकर काफी सवाल होने लगते हैं और पुलिस की कार्यवाही पर सवालिया निशान लगते हैं। पुलिस के बड़े अधिकारियों की साख खराब होने लगती है, मामला तूल पकड़ता है और मीडिया में खूब चलता है। यह सब होते देख सभी आला अधिकारी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि यह फेक एनकाउंटर की पोल कभी भी खुल सकती है कि सोहराबुद्दीन मारा गया, उसकी पत्नी जो गवाह थी उसे भी खत्म कर दिया गया। लेकिन इस घटनाक्रम का एक और गवाह तुलसी प्रजापति जीवित था। पूरे घटनाक्रम को हुए लगभग 1 महीने हो गए थे। अब पुलिस सोचती है कि तुलसी प्रजापति इस पूरे घटनाक्रम का इकलौता गवाह है। अगर गलती से उसने मुंह खोला तो सभी मुश्किल में हो जाएंगे। अब डीसी बंजारा तय करते हैं कि तुलसी प्रजापति को रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसे वहाँ के बांस काठा इलाके में बुलाया जाता है और 26 दिसंबर 2005 को तुलसी प्रजापति को भी गोली मार दी जाती है। यानी सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर के ठीक 1 महीने बाद 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर होता है और उसके ठीक 1 महीने बाद 26 दिसंबर 2005 को तुलसी प्रजापति को गोली मार दी जाती है। FIR में दिखाया जाता है कि तुलसी प्रजापति पुलिस वालों के आंख में मिर्च फेंक कर भाग रहा था और पुलिस के जवाबी गोली में तुलसी प्रजापति मारा गया। अब इस घटनाक्रम के एक तरह से 2 अहम गवाह सोहराब की पत्नी कौसर बी और तुलसी प्रजापति दोनों साफ हो जाते हैं। इस तरह से पुलिस खुद को सुरक्षित कर लेती है। लेकिन अब तक कौसर बी को, जो सोहराब की पत्नी थी, उसके भाई और घर वाले उसकी तेजी से खोज करते हैं और वह कोर्ट पहुंचकर गुहार लगाते हैं। कोर्ट में गुहार लगाने पर कोर्ट इस केस को, जो कि बेहद कंट्रोवर्शियल होता जा रहा था, उठाकर CBI को सौंप देती है। चर्चा उठती है कि अमित शाह ने मार्बल व्यापारियों के कहने पर सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराया गया है। अब CBI जांच करती है और सभी के खिलाफ चार्जशीट तैयार होती है। सभी के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। अब वो दिन भी आता है जब जुलाई 2010 में अमित शाह को अहमदाबाद में सरेंडर करना पड़ता है और सरेंडर करने के बाद अमित शाह को सजा हो जाती है और उन्हें जेल जाना पड़ता है। अमित शाह के ऊपर जो आरोप तय हुए थे, किडनैपिंग अंडर सेक्शन 364A IPC, दूसरा है मर्डर अंडर सेक्शन 302 IPC, तीसरा है सबूत मिटाना अंडर सेक्शन IPC 201, चौथा है साजिश करना IPC सेक्शन 120A। अब सजा मिलने के 3 महीने बाद हाई कोर्ट अमित शाह की बेल मंजूर करती है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन शर्त यह थी, हिदायत यह कि आप गुजरात की सीमा से बाहर रहेंगे और इस तरह अमित शाह 2 साल तक गुजरात अहमदाबाद की सीमा से बाहर थे। 2012 में गुजरात में चुनाव हुए। अमित शाह ने कोर्ट से मंजूरी लेकर चुनाव लड़ा और जीते भी। अब अमित शाह एक तरह से जमानत से बाहर थे। इधर CBI जैसे सबूत जुटाते गई, DC बंजारा, दिनेश एमन और टोटल अन्य 35 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई और सभी 35 लोगों को सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर मामले पर जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि इस केस की सुनवाई अब गुजरात में नहीं बल्कि मुंबई में होगी। शंका यह थी कि अगर यह केस की सुनवाई गुजरात में हुई तो यह प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं होगी तब तक इस केस का जज बदला नहीं जाएगा। अब इस केस के जज नियुक्त होते हैं JT उत्पत। जज आदेश करते हैं कि इस केस के आरोपी अमित शाह को अभी तक पेश नहीं किया गया है। दूसरी बात यह भी कहते हैं कि इस केस की रफ्तार काफी धीमी है। क्यों? जब जज साहब की तरफ से यह आपत्ति होती है तभी इस केस से जज JT उत्पत को हटा दिया जाता है, मतलब उनका ट्रांसफर हो जाता है। इनकी जगह दूसरे जज जाते हैं जिनका नाम होता है जस्टिस रेवती देवी। यह भी पिछले जज की तरह ऑब्जेक्शन करते हैं कि इस केस की रफ्तार बहुत धीमी है, अमित शाह को अभी तक पेश क्यों नहीं किया गया। सेम बातें पिछले जज की तरह यह भी करते हैं। नतीजा, इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, इनका भी ट्रांसफर हो जाता है। अब इस केस से अब तक 2 जज हटा लिए जाते हैं, मतलब दोनों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद इस केस में तीसरे जज की एंट्री होती है। तीसरे जज होते हैं जस्टिस लोया। यही जस्टिस लोया जो आगे चलकर काफी चर्चित होते हैं। जस्टिस लोया भी CBI को लताड़ लगाते हैं और केस की धीमी रफ्तार और अमित शाह को पेश न करने पर नाराजगी जताते हैं। फिर जस्टिस लोया CBI को आदेश करते हैं कि अब की बार 15 दिसंबर को अमित शाह को पेश कीजिए किसी भी हाल में। अभी 15 दिसंबर को वक्त था। इस बीच जस्टिस लोया को 1 दिसंबर 2014 को किसी शादी समारोह में नागपुर जाना था। शादी समारोह में अचानक खबर मिलती है कि जस्टिस लोया का दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। जस्टिस लोया का बेटा आता है और आरोप लगाता है कि इनके पिता की दिल की दौरा पड़ने से मौत नहीं हुई बल्कि यह एक मर्डर। लेकिन यही जस्टिस लोया का बेटा कुछ समय बाद यह भी कहता है कि उसके पिता की मौत दिल का दौरा पड़ने से ही हुई, इसके अलावा कोई बात नहीं। चूंकि यह बड़ी बात थी, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर और जस्टिस लोया की मौत, दोनों की मौत एक तरह से हाई प्रोफाइल हो गई थी। इसमें बड़े लोग भी थे
जैसे अमित शाह, डीसी बंजारा, दिनेश हेमन। अंततः मामला संवेदनशील हो गया था। फिर एक टीम जस्टिस लोहिया के घर जाती है और उनके फैमिली मेंबर से उनके मौत के बारे में जानकारी लेते हैं और उस जानकारी में निम्न बातें सामने आती है जस्टिस लोहिया के बारे में। टीम रिपोर्ट पेश करती है जस्टिस लोहिया की मौत के बारे में। जस्टिस लोहिया की मौत की टाइमिंग 1 दिसंबर 2014 सुबह 6:15। लेकिन इसके उलट फैमिली वाले कहते हैं कि उनकी मौत की खबर सुबह 5 बजे उनको दे दी गई थी। दूसरा यह है कि उनको खबर दी गई थी कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन फैमिली वाले कहते हैं कि उनके कपड़ों पर खून के निशान थे। तीसरा, लोहिया के फैमिली ने बताया कि उनके सर पर चोट के निशान भी। चौथा यह है कि उनका मोबाइल फोन गायब था, लेकिन फोन बाद में लाया गया, लेकिन मोबाइल जब दिया गया तब उसके सारे डेटा भी गायब थे। जस्टिस लोहिया की जिस वक्त तबीयत बिगड़ी उनको उस वक्त ऑटो से ले जाया गया, जबकि वह एक जज थे और अन्य किसी की गाड़ी से भी ले जा सकते थे चूंकि गाड़ियां वहां मौजूद थी। अब तक जस्टिस लोहिया की मौत को 29 दिन हो गए थे। ठीक 29 दिन बाद इस केस में चौथे जज की एंट्री होती है और चौथे जज आते ही सोहराबुद्दीन केस पर फैसला देते हैं। कहते हैं कि चूंकि इस केस में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, लिहाजा कोर्ट अमित शाह को बेइज्जत बरी करती है। लेकिन अभी भी बाकी लोग जेल में थे, सिर्फ अमित शाह ही बरी हुए और अन्य लोगों पर सुनवाई जारी रहती है। इसके बाद जितने भी बड़े आईपीएस अधिकारी होते हैं कोर्ट उन्हें भी रिहा कर देती है। डीसी बंजारा, दिनेश हेमन, मंत्री गुलाब कटारिया, अमित शाह पहले ही रिहा हो चुके थे। कहते हैं कि जब निचली अदालत कोई फैसला देती है तो ऊपरी अदालत में अपील की जाती है, लेकिन पहले से लेकर आज तक सीबीआई ने कभी भी इन फैसलों के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील नहीं की और इस तरह से इस केस का अंत हो जाता है। लेकिन ये फैक्ट है कि सोहराबुद्दीन एक अपराधी था जिसके आतंक से राजस्थान, गुजरात के मार्बल व्यापारी परेशान थे। अब इसके एनकाउंटर को वैध अथवा अवैध करार दिया जाए, लेकिन एक खतरनाक अपराधी को सजा देने के जुर्म में अपने देश में पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन तक को जेल जाना पड़ा। यह दुर्भाग्य है। आगे फिर मिलते हैं फिर नई स्टोरी को लेकर। नमस्कार।